guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की एकदम लेटेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अ वॉर अपॉन द स्टेट। इसका पार्ट थ्री ये ओरिजिनल पार्ट 3 है। सॉरी, मैंने लास्ट वाले पार्ट में पार्ट 2 कह दिया था, तो खैर मैंने वहाँ पे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया है, लेकिन ये है पार्ट 3। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो प्यारे साथियों, हमने लास्ट वाले लेक्चर में समझा था कि वो सारे फैक्टर्स जो वजह थे इस नक्सलिज्म के बढ़ने में, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नक्सलिज्म के बारे में हमने अच्छे से समझा था। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म, ठीक है। अब भाई हुआ कैसे, जो है सरकार ने क्या करा, कैसे क्या करा, हम उस चीज़ को पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इन लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है ना, ये पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है राज्यों की, मतलब स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, कि आपको अच्छे से पता होगा, ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होती है। तो ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, मतलब ये स्टेट के केस में बता रही हूँ, यूनियन टेरिटरी के केस में नहीं बता रही हूँ। खैर, सन 2006 तक जो स्टेट्स अफेक्ट होती थी, ठीक है, मतलब जो अफेक्टेड स्टेट्स होती थी वो मेनली टेकिंग कौन सी थी, मेन टेकिंग ऑन द रेड कॉरिडोर वाली। अब ये कौन सा हिस्सा है, क्या है, ये मैंने बता दिया है आपको। आप पार्ट 1 से जब देखते आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश हैड इवन सक्सीडेड इन कर्बिंग नक्सलिज्म टू अ लार्ज एक्सटेंट। आंध्र प्रदेश जो है ना, ये इस नक्सलिज्म से बाहर आने में, इसको रोकने में बहुत हद तक जो है वो जीती है, सक्सीड हुई है अपने आप को बाहर निकालने में। अब हुआ क्या, 2006 में जब प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर करा उस वक्त कि नक्सल प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने, और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए इसको रोकने के लिए। इसके अंदर ये हुआ कि होम मिनिस्ट्री नक्सल मैनेजमेंट डिवीजन को बनाया गया एक अलग डिवीजन के तौर पे, और एक्सपर्ट कमेटी का भी अपॉइंटमेंट किया गया जिसके हेड थे डी बंदोपाध्याय, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन ने किया था सन 2006 में, एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंटमेंट किया और ये सारे कदम उठाए कि देखो भैया कैसे क्या सही हो सकता है। अब एक्सपर्ट कमेटी ने अंडर स्कोर किया क्या, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को। इस तरह का इन्होंने भेदभाव देखा, जो भेदभाव जो शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिन्हें हम लोग SC STs कहते हैं, ये बेचारी फेस करती हैं पूरे देश के अंदर। और ये आपने भी अपने आसपास के प्रैक्टिकल व्यू से देखा होगा कि भाई ये भेदभाव होता है आज भी समाज में। खैर, कमेटी ने एस्टैब्लिश करा कि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें सशक्तता की, उन्हें एम्पावरमेंट की कमी होना एक बहुत बड़ा रीज़न है इस नक्सलिज्म के लिए। फर्दर ये भी कहा गया कि जो राज्य की, स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये भी बुरी तरह से फेल हो गई है एक अच्छी गवर्नेंस को प्रोवाइड करने में इस नक्सल अफेक्टेड एरियाज में। और ये बातें हमने पार्ट 2 में समझी हैं, जो हमने इससे पहले वाला पार्ट किया उसमें हमने समझी है कि एक्चुअली में ही ये बात सही है कि अच्छी गवर्नेंस नहीं मिल पाती है, तभी इसका फायदा उठाते हैं नक्सलिस्ट। तो रिकमेंड करा गया कि एक ऐसा आपको पॉलिसी लेकर आनी है जो ट्राइबल फ्रेंडली हो, ट्राइबल्स के साथ समझ में एकदम तालमेल से चले, और एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन, अगर कोई ज़मीन ली जा रही है, एक्वायर करी जा रही है और वहाँ पे रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट करा जा रहा है, तो बहुत प्यार से और फ्रेंडली तरीके से किया जाए। अब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये बात को माना 2009 में कि सरकार के द्वारा किए गए जो भी कदम उठाए गए हैं नक्सलीज को कंटेन करने में, रोकने में, वो अपने इच्छा पूर्वक लेवल तक, अपने डिजायर्ड लेवल तक पूरे नहीं हो पाए हैं और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसके बाद
जो सब ऐसे राज्य, जो ऐसी स्टेट्स थी जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी, इन्होंने एक बड़ी मात्रा में एक ऑपरेशन को लॉन्च करा, जिसके अंदर ये था कि हम बहुत हैवी जो ट्रूप्स हैं ना, जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यहाँ तैनात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पे। और ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट का। तो अगर दोस्तों आपके सामने ये ऑपरेशन ग्रीन हंट आए तो अब ये आपसे जाना नहीं चाहिए। सीआरपीएफ ने लॉन्च किया दोस्तों बस्तरिया बटालियन को, किस लिए? फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। कौन सी बटालियन? याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बस्तरिया बटालियन किस चीज से रिलेटेड है तो आप बताइएगा एंटी नक्सल ऑपरेशन से। अब देखिए ये पहला पॉइंट आप देखिए कि गवर्नमेंट अप्रोचेस टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सरकार ने क्या अप्रोच अपनाई इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए? देखिए सरकार को ये चीज समझ में आ गई थी कि जो अच्छी गवर्नेंस का जो इशू है, गुड गवर्नेंस का इशू है, साथ में डेवलपमेंट का, रेगुलर फंक्शनिंग का एक क्रिटिकल फील्ड इंस्टीट्यूशन की, और जनता में जो जागरूकता है, पब्लिक अवेयरनेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करना है तो। इसलिए इनकी जो अप्रोचेस थी वो उसी हिसाब से थी, और इन्होंने इस हिसाब से अपनी अप्रोचेस को बदला ताकि वो डील कर सकें इन नक्सलीज की एक्टिविटीज़ को एरियाज में, ऐसे सिक्योरिटी के, डेवलपमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के और पब्लिक परसेप्शन के, और इन सबको वो एक साथ लेके चलें एक होलिस्टिक मैनर में। अब देखिए पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये तो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको पता ही है, और जो भी कदम उठाए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेके ये किसके हाथ में है? प्राइमरली ये राज्य की सरकारों के हाथ में ही होते हैं। सेंटर की बात करें तो यहाँ ध्यान जरूर रखते हैं पूरी सिचुएशन को लेके, और मिलजुल के भी काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है तो सेंटर मिलकर राज्यों के साथ काम जरूर करता है, बट ये सब कुछ हाथ में है राज्यों के। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे अब आप कहेंगे तो सेंट्रल क्या साथ देता है अगर राज्यों के हाथ में सब कुछ है? तो देखिए सेंट्रल प्रोवाइड करता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, कमांडो बटालियंस को फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जैसे कोबरा कहते हैं ना, कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, इसे कहते हैं कोबरा फोर्स। फिर सैंक्शन ऑफ इंडिया रिजर्व बटालियन, उसके साथ साथ स्टेट पुलिस का यहाँ मॉडर्नाइज करना, उनको अपग्रेड करना। किस स्कीम के तहत? स्कीम के तहत अम्ब्रेला स्कीम है, नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। और इसके अलावा रीएम्बर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर अंडर द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। उसके साथ स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांचेस को या स्पेशल फोर्सेस को स्टेट्स की ओर मजबूत बनाना, पुलिस स्टेशन को और मजबूत बनाना अंडर द स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ऐसे पुलिस स्टेशंस बनाना। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करना, कहाँ पे? एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ना टेरेन बड़ी खराब होती है, जो रोड रेलवे का नेटवर्क तो अच्छा होता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स बहुत मददगार साबित होते हैं। साथ में ट्रेनिंग देना स्टेट की पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। इसके अलावा डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेलिजेंस को शेयर करना। इसके साथ साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करना, है ना, स्टेट्स मिलके जुल के काम कर रही हैं। उसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, सिविक एक्शन हो गया, और असिस्टेंट हो गया डेवलपमेंट के कामों में। कैसे? बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की। अब देखिए मेन जो सोच है, जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है, जिससे हम राज्य की सरकारों की कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए, वो सब ऐसा ही होगा। मतलब आपको एक साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। सेंटर ने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जो डील कर सके किसके साथ में? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ में। कैसे? एड्रेस करके कुछ एरियाज सिक्योरिटी के, डेवलपमेंट के, साथ में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करके, और ये सारी बातें। अब इसको पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को यहाँ पे अपनाया गया, जिसमें यह था कि एक ऐसी स्ट्रेटजी को हमें अपनाना है जो प्रॉपर स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकें, आपकी लंबे वक्त तक कर सकें, सिक्योरिटी के एरिया में, डेवलपमेंट के एरिया में राइट्स प्रदान कर सकें, ट्रेडिशनल डेवलपर्स और ट्राइबल्स के साथ उनकी छेड़छाड़ ना हो, और मेन फोकस क्या हो? अटेंशन हो इन सारी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 106 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो
अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको, जो कि करीब 10 स्टेट्स के अंदर आती हैं, 10 राज्यों में आती हैं, खासकर 35 सबसे ज्यादा अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डिस्ट्रिक्ट, जो कि 7 स्टेट्स में आती हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करी है मैंने पहले। तो ये तो हो गया सरकार की अप्रोच। ये तो खैर आगे बढ़ेंगे, और चीजें भी हैं। तो अब दूसरा पॉइंट ये पड़ता है कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर स्टेट्स अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों डेटा बहुत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाती ऐसे अच्छे से रहूंगी ताकि आपको दिक्कत ना है। तो आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि मैम ऐसी कोई क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं राज्यों के लिए, उन राज्यों के लिए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहे हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को 2015 में यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था। इसमें यह था कि हम बहुत एक लंबी चौड़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे इस सिक्योरिटी के एरिया में, डेवलपमेंट के एरिया में, राइट्स इंश्योर करने में, है ना, और एंटाइटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा इन सब चीजों को हटा के आपको कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है दोस्तों सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। ठीक है, इसमें क्या है, इस स्कीम को सरकार ने एक्सटेंड किया है 27 सितंबर 2017 में एक सब स्कीम के तौर पे। सब स्कीम किस स्कीम के तहत थी? एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत, अम्ब्रेला स्कीम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years टिल 2020 तक के लिए इन्होंने इसको एक्सटेंड किया। अब सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती, स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ रियम्बर्स करती टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 11 लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 90 डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए, इसमें बात क्या थी कि इन्होंने कहा कि जो सारे राज्य हैं, ये लेफ्ट विंग अफेक्टेड जो भी स्टेट्स हैं, है ना, और इनमें कुछ जो 90 आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग में, ऑपरेशनल जो भी जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है उनकी फैमिली को या सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बेचारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से के वायलेंस में लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, जो कंपनसेशन देना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कैडर्स को जिन्होंने सरेंडर किया इन अकॉर्डेंट विद द सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट की, कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया फॉर विलेज डिफेंस कमेटीज और पब्लिक मटेरियल्स। तो ये सब का यहाँ पे जो है वो रियम्बर्समेंट मिलता है। रियम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ की राज्य सरकार पैसा खर्चा करेगी इन चीजों में, उन सबका पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें दे देगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी स्कीम तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, ये राज्य की सरकारों को फिर दिल चाहेगा कि हाँ चलो भाई अब लग के काम कर लेते हैं क्योंकि इससे फायदा होगा हमें। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कुछ स्पेशल, एक सेकेंड, हाँ, तो दूसरी बात है यहाँ पे स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। आपकी किताब में भी लिखा होगा वैसे तो, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर 30 सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्कीम को अप्रूव करा गया सरकार के द्वारा 27 सितंबर 2017 में एक सब स्कीम के तौर पे। सब स्कीम किसकी? मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। इसको भी 3 सालों तक के लिए करा गया, मतलब 2017-18 से लेके 2019-20 तक के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस स्कीम का ये था कि हम जो भी कमियां हैं इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में से पूरा करें, और 775 करोड़ ऑलरेडी रिलीज कर दिए थे सरकार ने इन सारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड LWE, मतलब इसको हम LWE बोलेंगे, बहुत लंबा हो जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहां के लिए। तीसरी अगर हम बात करें तो वो बात आती है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में। इसकी बात करें तो अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस इन द लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स। देखिए लगातार डिमांड ये उठ रही थी कि जो LWE अफेक्टेड स्टेट्स हैं, यहाँ पे सरकार ने इस स्कीम को अप्रूव करा। एक सब स्कीम थी ये भी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की, और ये भी 3 सालों तक के लिए थी। उसके साथ आता है स्कीम ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कुछ 400 पुलिस स्टेशन को सैंक्शन करा कि आप भैया ये सारे पुलिस स्टेशन बनवाए जाएं कुछ 10 LWE अफेक्टेड स्टेट्स में। इनमें से दोस्तों 393 पुलिस स्टेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। तभी तो आप कमियां देखते हो चीजों में।
उसके बाद आती है यहाँ पे असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैनेजमेंट स्कीम। अब ये क्या है दोस्तों, ये स्कीम जो है इसे अप्रूव करा सरकार ने सेम 27 सितंबर लेकिन 2019 में। ठीक है, ये भी एक सब स्कीम थी सेम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के अंदर, और ये भी स्कीम 3 सालों तक के लिए थी, है ना। अब ये 19 में ही नहीं, सॉरी ये डेट गलत लिखी है, 2017-18 वाली है, 17 ही है, ये भी 3 सालों के लिए थी जैसे बाकी सारी चल रही हैं। अब क्या था, इस स्कीम के अंदर असिस्टेंस दी जा रही थी सेंट्रल एजेंसीज को कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाए, और हायरिंग चार्जेस जो भी हैं आपके हेलीकॉप्टर्स के लिए, ठीक है, उसे भी यहाँ मजबूत बनाए सब। फिर आई बात यहाँ पे मीडिया प्लान की। क्या मीडिया प्लान दोस्तों, ये स्कीम को अप्रूव करा गया सरकार के द्वारा सेम 27 सितंबर 2017 में ही। ये भी सब स्कीम सेम थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की, ये भी 3 सालों के लिए ही थी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि जो ये माओइस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, लुभाने के लिए इन मासूम ट्राइबल्स को, आम जनता को इन अफेक्टेड एरियाज में ये क्या करते हैं कि एक रेजोल्यूशन चलाते हैं अपना, और छोटा छोटा मतलब पैसा देते हैं, अपना इंसेंटिव देना शुरू कर दिया, और अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को। तो इनका जो ये गलत प्रोपेगेंडा है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये सब गलत प्रोपेगेंडा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट चलाते हैं इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये गलत है। इसलिए सरकार ने, सेंटर ने यहाँ पे स्कीम को ऐसे एरियाज में इम्प्लीमेंट करा। इस स्कीम के अंदर क्या था दोस्तों कि कुछ एक्टिविटीज जैसे कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसे ऑर्गेनाइज करा गया था NYKS के द्वारा। इसके अलावा रेडियो जिंगल्स पे ब्रॉडकास्टिंग करना, डॉक्यूमेंट्रीज, साथ में पैम्पलेट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि ताकि लोगों को इस बारे में जागरूकता और बढ़ सके। सॉरी, ओके। नेक्स्ट बात दोस्तों आती है मीडिया प्लान के बाद रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1। ये क्या है, ये रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 है इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज के लिए। इस स्कीम को भी दोस्तों इंप्लीमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, ताकि रोड की कनेक्टिविटी को इन 34 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ाएं, जो कि 8 राज्यों के अंदर आती हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इस स्कीम में कुछ 5422 किलोमीटर का लंबा रोड लेंथ बनाने की बात थी, जिसमें कि 4652 किलोमीटर रोड ऑलरेडी 2018 के अप्रैल तक कंप्लीट हो गई थी। फिर ये तो हो गया रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1। ऐसे ही रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज, ये प्लान 2 आ गया, सेकेंड वाला RRP प्लान 2। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी सेंटर ने इस स्कीम को अप्रूव करा 2016 में, ताकि और वही है आगे की रोड और बनाई जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये नोडल मिनिस्ट्री थी इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इसके अंदर कुछ 44 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। फिर आए बात लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। देखिए, जो भी दिक्कतें थी ना, उन सब दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। मोबाइल टावर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए 2017 में स्कीम को लाया गया। इसमें यह कहा कि हम मोबाइल टावर को कुछ यहाँ इंस्टॉल करेंगे। 2335 मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल किया गया फेज 1 में, और फेज 2 में प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने अप्रूव करा, जिसके अंदर 4772 मोबाइल टावर्स, जिसमें कुछ 7000 नहीं, 4072, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफी, 4072 मोबाइल टावर्स को यहाँ पे जो है वो अप्रूव किया गया, जिसमें करीब 7330 करोड़ रुपए का खर्चा था इन सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आई बात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, ये सब सरकार कर रही है भैया। हाँ, क्या बात आई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये काम दिया गया कि आप ध्यान देखिए इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का कुछ 35 लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आई बात यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम की। ये सब कुछ नया नहीं है, ये सब आपकी किताब में दिया है, एक्सप्लेन बस मैं आपको बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों स्कीम जो है इसे अप्रूव करा गया सेंटर के द्वारा 2017 में एक सब स्कीम के तौर पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की। सेम 3 सालों के लिए इसको भी किया गया। बात वही थी कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस और आम जनता के बीच में जो भी भेदभाव है, गैप है, उसे हम जो है दूर कर सके। स्कीम काफी सक्सेसफुल थी अचीव करने में अपने उद्देश्य को, और स्कीम के अंदर फंड्स को रिलीज करा गया था टू द CAPF डिप्लॉयड इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। कैसे? अलग अलग सिविल एक्टिविटीज को करने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल। अब देखिए नीति आयोग ने यहाँ पे शुरुआत करी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, ताकि जो सबसे ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के उन्हें डेवलप कर सकें। बहुत सारे लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को इस इनिशिएटिव से बहुत फायदा मिला। मीनवाइल होम मिनिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आए इसके अंदर, और ये अब इसने एक इंडिविजुअल ओरिएंट अप्रोच अपना रखी है दोस्तों। एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मतलब पहले प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थी ना, अभी इंडिविजुअल ओरिएंटेड अप्रोच अपना ली है, जिससे जो भी गैप है लोकल्स और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच का उसे यहाँ पे भरा जा सके। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे था कि मतलब मेन चीज क्या थी मालूम है? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। ये एक बहुत जरूरी चीज है। CRPF, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। CRPF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो अभी तक पैसा सिर्फ बहा रही थी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, अब इनको जिसके अंदर मतलब उस समय भाई ये था कि छोटे ब्रिज बना रही थी, रोड बना रही थी, ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन सिस्टम कर रही थी, अब ये 20 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर सकती थी वेलफेयर एक्टिविटीज में, डायरेक्टेड एट इंडिविजुअल्स और फैमिली अंडर द रिवाइज गाइडलाइन। ये बढ़िया बात थी, बहुत अच्छी बात। क्यों थी? क्योंकि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, किसी के दिल दिमाग को जीत लोगे तो अपने आप कोई उसे भड़काएगा तो वो भड़केगा नहीं। उसके साथ एक स्कीम आती है दोस्तों, रोशनी स्कीम। रोशनी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें 50,000 रूरल मेन और औरतों वेन एंड विमेन को टारगेट किया गया था। मोस्टली ये लोग ट्राइबल पॉपुलेशन थी और ये उन 24 वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। उद्देश्य ये था कि हम स्पेशल एफर्ट्स लेंगे ताकि ये पूरा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं PVTGs, ठीक है, इनको हम कवर कर सकें ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा मैंने आपका जो है दिमाग खाया है बिना उसके। तो रोशनी स्कीम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इसके अंदर बताते हैं तो भाई इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। पहला सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, जिसके अंदर असिस्टेंस है टू लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स। कैसे? CAPF BUs प्रोवाइड करके, ये मैंने बता दिया CAPF क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। हेलीकॉप्टर्स देके, UAVs देके, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस बना के, फंड्स देके ताकि स्टेट की पुलिस फोर्सेस मॉडर्नाइज हो सके, आर्म्स इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड करके, दोस्तों ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके, और इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन शेयर करके कि भैया कहाँ है ये लोग, कहाँ घूम रहे हैं। दूसरा इसी के अंदर आता है डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स, जो कि बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, डेवलपमेंट याद रखिएगा भाई, वेलफेयर याद रखिएगा, प्लस लड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को डेवलपमेंट है ये याद रखिएगा, ट्रेनिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब ही पॉइंट को घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के हर जगह पे लगाया जाता है। अगर आपने कुछ पॉइंट्स को समझ लिया कि जनता का डेवलपमेंट हो जाएगा, जनता का वेलफेयर हो जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत हो जाएंगी, तो सब खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर कहीं भी किसी भी जगह का, चाहे कश्मीर का हो, इधर का हो, उधर का हो, हर जगह का आंसर एक फ्रेम कर सकते हैं आप। अब देखिए डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स की बात करें तो स्कीम्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए गए ताकि इन अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज को डेवलप कर सकें। इनमें यह था कि फोकस स्कीम भाई डेवलपमेंट किसका हो, रोड्स का हो, मोबाइल टावर्स जो हैं वो और इंस्टॉल हो सके, स्किल का डेवलपमेंट हो, नेटवर्क्स बैंक के जो हैं वो इम्प्रूव हो, और पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो भी इम्प्रूव हो, खासकर 35 सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आखिरी में बात करें तो इसमें एक और आता है, दैट इज राइट्स एंड एंटाइटलमेंट रिलेटेड मेजर्स। तो 3 तरह के मेजर्स इस 2015 की स्कीम के अंदर लिए गए थे, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा समाधान के बारे में। ये क्या है? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फ्रेम कर सके, जिससे हम इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकें। आइए आपको समाधान का मतलब बताती हूँ। समाधान में एस डिनोट करता है स्मार्ट लीडरशिप को। किस चीज को? स्मार्ट लीडरशिप को। दूसरा, ए डिनोट करता है अग्रेसिव पॉलिसी को। किसको? अग्रेसिव पॉलिसी को। ठीक है, सॉरी पॉलिसी कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी को। उसके अलावा एम डिनोट करता है दोस्तों मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग को। ए, उसके बाद वाला ए डिनोट करता है दोस्तों एक्शनेबल इंटेलिजेंस को। डी जो है, फिर वो डी डिनोट करता है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज को। केपीआईज क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एंड के आर एस को, दैट इज की रिजल्ट एरियाज को। एच डिनोट करता है फ्रेंड्स, एच करता है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी को। ए डिनोट करता है क्या? एक्शन प्लान एंड ईच एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। ठीक है, और एन डिनोट करता है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। क्या डिनोट करता है? नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो आप समाधान का मतलब समझे? ये बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी, है ना, इसने जो फ्रेम करी ताकि इस एक्सट्रीमिज्म से रोका जा सके। अब दोस्तों इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स इन डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो बात ऐसी है कि देखिए, हमने कई बार इस बात को डिस्कस करा है कि कोई भी चीज सरकार करती है, चाहती है डील करना, तो उसमें कोई ना कोई रुकावटें तो आती हैं। और अब ये जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, पहले भी आपने कई बार पढ़ा है, तो वही मैंने कहा है, चीज़ें आपको बस पुट करनी आनी चाहिए, आपका आंसर उसी में ही बेहतरीन बन जाएगा। तो सबसे पहला हर्डल ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तभी तो पुलिस फोर्सेस सही से अच्छे से टाइम से पहुंच नहीं पाती। कम्युनिकेशन की कमी है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है मेजर। ट्रेन्ड मैन पावर की शॉर्टेज है। तो ये सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट की प्रॉब्लम्स हैं इन माओस से लड़ने के लिए। दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की कमी की वजह से यहाँ पे रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाता इन एरियाज में, जिसकी वजह से जो माउस्ट हैं वो अपने कैंप्स चला लेते हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, वसूली करते हैं इंडस्ट्रीज से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज से जो उस एरिया में काम करती हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये माउस्ट अपनी खुद की सरकार पैरेलली चला रहे हैं। और जैसे कि हमने कई बार डिस्कस करा है दोस्तों कि जो ये दंड दंड करने रीजन है, ये एक समझ लीजिए ये पूरे एरिया जो है ना, इसमें माउस्ट को ये ऐसा एडवांटेज मिलता है इसके अंडर डेवलपमेंट की वजह से। तीसरी बात ये कि इंटर स्टेट बाउंड्रीज जो है ना, इन्हें एक्सप्लॉइट करा गया है माउस्ट के द्वारा। अच्छा कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से स्टेट की पुलिस में ये जो इंटर स्टेट ये ट्राई जंक्शन बनाते हैं, यहाँ से भागे यहाँ चले गए, यहाँ से भागे यहाँ चले गए, यहाँ से भागे यहाँ चले गए, ये हो जाता है इनके साथ वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में। चौथी दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सेंट्रल फोर्सेस और राज्य की पुलिस के, स्टेट की पुलिस के बीच में। पांचवी दिक्कत है कि जो डिफरेंसेस हैं पॉलिसीज में स्टेट गवर्नमेंट की, सरेंडर को लेके, टॉक्स को लेके, पुलिसिंग स्ट्रेटजी को लेके, ये भी माउस्ट काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। जो प्रेशर होता है एक स्टेट में ये बड़ी ही आसानी से दूसरे में भाग के चले जाते हैं। और ये देखने को भी मिला था जब ऑपरेशन ग्रे हाउंड चलाया गया था, काफी सक्सेसफुल था आंध्र प्रदेश के अंदर। इसने नक्सलीस इस आंध्र प्रदेश से तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हटा ही दिए थे, बट ये भाग भाग के आसपास की स्टेट्स में भाग गए, जैसे छत्तीसगढ़ में भाग के चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, उड़ीसा में चले गए। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। क्या ऑपरेशन अगर ये आसपास की सारी स्टेट्स ने मदद करी होती तो नक्सलिज्म एटलीस्ट दंड कन्या रीजन से तो खत्म ही हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। छठी बात ये कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिबल्स जो हैं उनको रिक्रूट करा जा रहता है ट्राइबल्स के बीच से ही। कुछ ट्राइबल्स हैं, उनकी डिमांडें नहीं पूरी हो रही, उनको कुछ चाहिए, उनमें से इन लोगों ने रिक्रूटमेंट दे दिया। तो सिक्योरिटी ये बिल्ड इन एडवांटेज होता है ओवर सिक्योरिटी फोर्सेस, इनका फायदा है ये। अब इन्होंने आम जनता में से रिक्रूटमेंट किया, अब सिक्योरिटी फोर्सेस आई, मान लीजिए ऐसा हुआ कि सरकार ने जो है सब गद्दार हैं जो मिल गए हैं, अटैक करा, मारा पीटा, ठीक है, तो फिर बाद में दिखाया, रोने लग गए कि देखो हमारे साथ आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं ये सरकार।
सातवीं वजह यह है कि स्टेट की जो पुलिस है इसके पास एक अच्छी ट्रेंड मैन पावर नहीं है, वाइट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कमिटमेंट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि जो माओइस्ट हैं उनकी क्या मजबूती है, स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहली बात उनके पास पब्लिक का सपोर्ट है। दूसरी बात, और वो भी पब्लिक का सपोर्ट कैसे है समझ रहे ना, हर तरह से सुनते हैं इधर की उधर क्या हुए, देख रहे हैं पब्लिक जो देख रही है बता रही है, ये एक दिक्कत है। टेरेन से काफी, देखिए जंगल का इलाका है, यहाँ से सब जान पहचान है इनकी, फेमिलियर है ये, इनको पता है कहाँ से निकलोगे कैसे जाओगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो ये भाग लेंगे। लेकिन इनको दूसरों को इनके लिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब दूसरों को इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि क्रॉस कंट्री मोबिलिटी, यहाँ से भागे म्यांमार चले गए, इधर छुप गए उधर छुप गए। चौथी बात कि यहाँ पे देखिए देखा जाए तो ये आर्म्स वगैरह इनके पास बढ़िया एमिनेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन लेते हैं ये आर्म्स एमिनेशन को। और एक बात ये कि ये बहुत स्किल्ड है, बहुत अकलमंद है प्रिपेयर करने में, ये झांसा ट्रैप्स फंसाने में, ठीक है, ये करने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, कंस्ट्रेंट क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास? अब आपको हमने बताया कि माओइस्ट के पास तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास क्या कमियां हैं उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, दिक्कत पहली तो यही है कि ये ऐसी टेरेन में लड़ रही हैं जिसकी इनको जानकारी नहीं है, वहां की, है ना, जंगल वगैरह के इलाके को पता नहीं है, वहां की कैसी कंडीशन है उन्हें जानकारी कम है। दूसरा, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मतलब कि पता नहीं है कब कहाँ कैसे से अगला एक्शन अगला कदम ये लोग उठा लेंगे। तीसरा कि जो है, अब ये क्या करते हैं ना कि जो नक्सल जब मुसीबत पैदा कर देते हैं, ठीक है, जुर्म ढा देते हैं, उसके बाद ये पहुंचते हैं देखिए क्या है क्या किस तरह से करा है, और कौन से नक्सलीस है और कौन सी लोकल पॉपुलेशन है, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पाती। इसके अलावा इतने लंबे वक्त से जो सेपरेशन चल रहा है फ्रॉम द फैमिलीज एंड लगातार परसीव नेग्लेक्ट फैमिलीज का, ये चीज है ना? तो वही आदमी को होम सिकनेस होती है। इसके साथ तो यही सब है ना, ये सारी जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं ना, ये सब छुपते हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वे फॉरवर्ड और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दें। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एंड आपके इन्हीं सबसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन लेक्चर्स को फेसबुक पर देख सकते हैं, अमेजिंग आप चीज़ें पाएंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप मेरा चेक कर लें, दिल खुश हो जाएगा, ज्वाइन जरूर करेंगे, एक बार चेक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।